हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका ये 60th टेस्ट था। तो आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम सब अच्छे जा रहे होंगे, सारे पेपर्स आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, रिवीजन आपका हो गया होगा। तो आइए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये नॉवल मिशन है हमारे मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू किया जाए। तो फुल सिलेबस टेस्ट 60th है ये। और एन सी आर टी 1 से जो कर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यूनिट 1 से 10, यूनिट 2 से 11, यूनिट 3 से 10, यूनिट 4 से 9 और यूनिट 5 से 14। टोटल 54 क्वेश्चंस वर आज फ्रॉम एन सी आर टी 1। और अभी जो एन सी आर टी 2 से जो क्वेश्चंस हम लोगों ने फ्रेम किए हैं वो यूनिट 6 से 9, यूनिट 7 से 16, यूनिट 8 से 5, यूनिट 9 से 8 और यूनिट 10 से भी 8। तो टोटल 46 क्वेश्चन जो हैं इसमें एन सी आर टी 2 के हैं। तो ये है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो हम लोगों ने फुल सिलेबस टेस्ट 60 के लिए लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर सेल साइकिल। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है सेल साइकिल के लिए। तो G1 फेज को गैप फर्स्ट बोलते हैं, सही है। G1 S, G2 M और M। तो ये गैप है किसके बीच में? M और S के बीच में। ये गैप है S और M के बीच में, G2। तो ये सही है, गैप 1, गैप 2। S क्या है? ये सिंथेसिस फेज है, सिंथेटिक फेज, डीएनए की सिंथेसिस होगी। डीएनए प्लस यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। और अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा। तो इसलिए सिंथेसिस फेज इसको बोला जाएगा। G0 मोस्ट एक्टिव स्टेज, एक्चुअली ये क्वेसेंट स्टेज या रेस्टिंग स्टेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल जो कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है बट यहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होगा। तो ये G0 जो मोस्ट एक्टिवली स्टेज लिखा हुआ है ये गलत है, ये इनएक्टिव स्टेज या रेस्टिंग स्टेज है, क्वेसेंट स्टेज। तो 101 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 102। तो द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। और ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पर 3 बिलियन इनको सीक्वेंस करना था। और इसका कॉस्ट कितना था? $3, $3 पर बेस पेयर। तो टोटल कितना हुआ था? 9 बिलियन US डॉलर्स। तो ह्यूज कॉस्ट था और इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह काफ़ी चाहिए था इसके लिए, तो इसीलिए मेगा प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें लास्ट पूछा गया है, लास्ट जो 24 क्रोमोसोम्स किए गए थे सीक्वेंस, उसमें क्रोमोसोम 1 जो था ये लास्ट था। और मई 2006 में ये कंप्लीट हुआ है। और इसमें जीन्स 2968 और वाई में सबसे कम होते हैं 231। तो 102 का करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट प्ले वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो ये की स्टोन स्पीसीज होती हैं। की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिनका मेजर इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम में। मेजर इम्पैक्ट रिलेटिव टू देयर अबंडेंस, जितना इनका नंबर होगा उसके रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, रिलेटिव टू देयर अबंडेंस। और ये इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए इनकी प्रेजेंस ज़रूरी है। और प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स जो कि स्टोन स्पीसीज हैं ये फूड और शेल्टर जो प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर, तो वो प्लांट्स, तो जैसे बैनियन ट्री हो गया, मैंग्रोव वेजिटेशन हो गया, ये सब प्लांट्स में की स्टोन है। बैनियन ट्री, पीपल ट्री हैबिटेट भी प्रोवाइड करेगा, प्लस इसके जो सीड फ्रूट्स होंगे वो जो सीड ईटिंग बर्ड्स वगैरह होती हैं या फ्रूट ईटिंग मैमल्स, वो सब इस पे फीड करते हैं। तो ये की स्टोन स्पीसीज। तो 103 का करेक्ट आंसर
4। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ग्रैनल एमिली है बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, तो स्ट्रोमल एमिली और ग्रैनल एमिली, ये ग्रैनल एमिली हो गया, जो ग्रैना को कनेक्ट करेगा ये स्ट्रोमल एमिली। तो स्ट्रोमल एमिली में फोटो सिस्टम 1 से प्रेजेंट है और ग्रैनल एमिली में फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, तो ये सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2, ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर आपका सेकंड होगा। बोथ ATP and NADP2H आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, करेक्ट है ये। फोटो सिस्टम 2 से शुरू होगा और लास्ट में NADP2H बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ATP बनेगा, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी फोटो सिस्टम 2 या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से एसोसिएटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्ट्रोमल एमिली लैक्स फोटो सिस्टम 2 एंड NADP रिडक्टेज, स्ट्रोमल एमिली दिस विल लैक फोटो सिस्टम 2 एंड NADP रिडक्टेज, ये भी सही है। यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर एब्सेंट है और NADP रिडक्टेज भी एब्सेंट है, तो करेक्ट आंसर 104 का सेकंड। In question number 105, in angiosperms, the correct sequence of events in formation of female gametophyte in the ovule। तो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स हैं, यहाँ पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, 8 न्यूक्लिएट। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत होती है मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होगी तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स, और इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। फंक्शनल वाले मेगास्पोर को हम लोग बोलते हैं, फंक्शनल वाला मेगास्पोर जो होगा ये चलेजल एंड पर होगा। इस प्रोसेस को बोला जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, और फंक्शनल मेगास्पोर से फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में न्यूक्लियस मेगास्पोर जो होगा, इसका मेगास्पोर का न्यूक्लियस ये डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, फिर 2 से 4 सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा, और फिर ये 4 से 8 बन जाते हैं थर्ड माइटोटिक डिवीज़न के बाद। तो यहाँ पर इसमें से 3 जो होंगे वो एक पोल पर, माइक्रोपाइलर पोल पर, और एक दूसरे 3 जो होंगे वो चलेजल, और बाकी के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे वो सेंट्रल सेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, मियोटिक डिवीज़न इन मेगास्पोर मदर सेल, ये सबसे पहला काम होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं जहाँ पर C ऑप्शन से शुरुआत हो रही है। अब अगर सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में C के बाद E दिया, फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, और हम लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियस डिवीज़न है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन लास्ट में होना चाहिए, तो C के बाद E नहीं आना चाहिए था, तो मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 4th, और बाकी इसके स्टेप्स अब देख लेते हैं। तो मियोटिक डिवीज़न के बाद यहाँ पर क्या होगा, मेगास्पोर्स बनेंगे जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा, तो ये सही है CB। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे, माइटोटिक डिवीजन्स, जिसके बाद यहाँ पर 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज आ जाएगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल, एंटीपोडल्स बन जाएंगे, और बाकी के 3 जो होंगे वो एग अपरेटस, और बाकी के 2 न्यूक्लियस जो होंगे बीच में जो रह जाएंगे वो सेंट्रल सेल, और लास्ट में फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड स्टेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4th, 105 इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये क्या है, ये बैक्टीरिया है जो डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा, और इसमें ये ट्यूमर डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल। और इसमें जो TI प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसको यूज़ किया जाता है, इसका tDNA पार्ट जिसको ट्रांसफर DNA कहते हैं,
तो इट डिलीवर्स टीडीएनए इनटू प्लांट सेल्स, सही है। टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए टीआई प्लाज्मिड का पार्ट है ये। इट ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स, ये भी सही है। यूकैरियोटिक सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और उनको ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट करता है। टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू प्लांट सेल, इसको नॉन पैथोजेनिक, इसकी पैथोजेनिसिटी पहले ख़त्म की जाती है, नॉन पैथोजेनिक बनाया जाता है, उसके बाद ही इसको वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है। इट इज़ यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है वेक्टर के तौर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 106 इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। कैनामाइसिन, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वर्ड इधर होना चाहिए था, कैनामाइसिन जीन रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और डिसआर्म्ड यहाँ पर रेट्रोवायरस इधर होगा, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। अब इसकी मैचिंग देखते हैं हम लोग। तो कैनामाइसिन क्या है, ये एंटीबायोटिक है, ए का फोर्थ होगा, ए इज फोर्थ। और क्लेवन कैरियोफेनिन लैक्टम, और ये क्या है, ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पर ये कट होगा, तो क्लेवन बी इज थर्ड। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, ये डिलीवर्स जीन इनटू एनिमल सेल, नॉन पैथोजेनिक, इसकी पैथोजेनिसिटी खत्म की जाएगी, इसके बाद फिर इसको एनिमल सेल्स में जीन को डिलीवर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। और कैनामाइसिन जीन, कैनामाइसिन जीन किसके लिए, कैनामाइसिन जीन दिस रेजिस्टेंस, ये किसके लिए, ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट, तो सेंट्रोमियर की अगर स्प्लिटिंग होगी तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। प्रोफेज के एनाफेज मेटाफेज स्टेज के बाद आती है एनाफेज, तो यहाँ पर होगा। और अगर मियोसिस देखा जाए तो मियोसिस में कब होता है, तो मियोसिस में एनाफेज 1 और एनाफेज 2, दो बार मियोसिस में एनाफेज आएगा, और एनाफेज 2 में ये स्प्लिटिंग होगी। एनाफेज 1 में पेयर्ड होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, वो सेपरेट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर एनाफेज और एनाफेज 2, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक क्या है, ये पी गुलमोहर बीन केशिया, ये जाइगोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, तो ये किस में, ये मस्टर्ड में है। पेरीगाइनस प्लम पीच एंड रोज। एपिगाइनस, एपिगाइनस मतलब ओवरी इंफीरियर, और ओवरी इंफीरियर किस में, कुकुम्बर में। तो यहाँ पर ए इज थर्ड, और ए थर्ड जो है सिर्फ फोर्थ में दिया हुआ है, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकंड एंड डी इज फोर्थ। तो करेक्ट आंसर 109 का यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में करक्यूमिन, ये टर्मरिक से ऑब्टेंड होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी न्यूप्लास्टिक भी एक, एंटी कैंसरस। मॉर्फिन और कोडीन ये अल्कलॉइड्स हैं। एंथोसाइनिन पिगमेंट है। लेसाइथिन, दिस इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लेसाइथिन क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है। तो 110 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट छांटना है। तो मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए बी एंड सी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है मैच्योर इंसुलिन। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन विच कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, प्रो हार्मोन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है जिसमें सी पेप्टाइड प्रेजेंट है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, तो यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, सी चेन से ये कनेक्टेड होती हैं, और ये प्रो इंसुलिन प्रो हार्मोन जब बनता है, और यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ये कनेक्टेड होंगी, तो यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिज, तो ये सही है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये सी पेप्टाइड जो इसको और ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सही है ये। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, करेक्ट। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए बी सी, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, सिर्फ ए और बी का बना हुआ है। तो 111 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट।
Now we move to next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Descending limb, तो ये बोमेंस कैप्सूल, इसके बाद यहाँ पर ये पीसीटी नेक के बाद, और ये हो गया इसका डिसेंडिंग लिम्ब, और ये असेंडिंग लिम्ब, और इसके बाद डीसीटी, और इसके बाद फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमेबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल है। तो डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, गलत हो गया। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड। जो फिल्ट्रेट यहाँ पर ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होकर के आया उसे फिल्ट्रेट बोला जाएगा, जो इसमें भरा हुआ है। और इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इससे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकाले जाएंगे जो मेडुलरी फ्लूइड में आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा उसका। तो डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड। ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 112 का करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 113। Which of the following statements are correct with respect to the hormone and its function? थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, सही है। ये टीसीटी जो है पैराथार्मोन पीटीएच के साथ मिलकर के ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। पैराथार्मोन जो है ये हाइपर कैल्सिमिक है, टीसीटी हाइपोकैल्सिमिक है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ये बढ़ाता है। एंटागोनिस्टिक भी हैं दोनों एक दूसरे के। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, सही है। ये एफएसएच और एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस कहाँ से आते हैं, लेडिक सेल से, और एफएसएच किस पर एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, सही है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू एड्स, हाइपरथायरॉयडिज्म और एड्स का कुछ लेना देना नहीं, एचआईवी की वजह से, वायरस की वजह से होगा, वायरल डिजीज है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला, ये एड्रीनल मेडुला नहीं, यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स होना चाहिए। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ सोडियम आयंस, तो सोडियम नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कैल्शियम, तो ये भी गलत है। सी डी ई गलत है, और यहाँ पर करेक्ट पूछा गया तो ए एंड बी ओनली। 113 इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग जिसको कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होगा, प्राइमरी डिफ्यूजन होगा। प्राइमरी डिफ्यूजन कहाँ पर, एल्वियोलस और ब्लड के बीच में, यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होगी, कैपिलरी होगी। 104 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, यहाँ पर 40 और 45 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, और एल्वियोलस में 40 होता है, तो 45 से 40 कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में जाएगी और ऑक्सीजन एल्वियोलस से ब्लड में आती है, इसी को प्राइमरी डिफ्यूजन बोलते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में, और उसके बाद फिर से डिफ्यूजन होगा, सेकेंडरी डिफ्यूजन, किसके बीच में, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, और उसके बाद होगा फिर सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, तो डी सबसे पहले आना चाहिए, और डी जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ए क्या है यहाँ पर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, सही है यहाँ पर। और सी क्या है, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। और इसके बाद ये डी यहाँ पर बी में क्या दिखा रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, सही है, ये सेकेंडरी डिफ्यूजन था। और लास्ट में यूटिलाइजेशन ई, तो DACBE इज द राइट आंसर फर्स्ट। 114 नाउ 115 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 पाम बोन्स, हथेली की जो बोन्स हैं, तो ये कार्पल्स के बाद हैं इसीलिए इनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, सही है। फैलेंजेस, ये डिजिट्स की बोन्स हैं, ये जो हैं ये फैलेंजेस हैं। और एंकल में क्या होगा, टार्सल्स, और रिस्ट बोन में क्या होगा, कार्पल्स। तो यहाँ पर अगर करेक्ट मैचिंग देखी जाएगी तो ए का सेकंड, और बी रिस्ट बोन, बी इज थर्ड, कार्पल्स, एंकल बोन्स इज टार्सल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4। 115 इज
फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 116, एस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स हैं 6 से 8%, न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज़्यादा है अमंग WBC 60 to 65%, लिम्फोसाइट्स में 20 से 25% और एस्नोफिल्स में 2 से 3%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 116 का थर्ड, ए इज सेकेंड, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट। Next, given below are two statements regarding oogenesis. The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cells, theca, and shows fluid-filled cavity antrum. Now it is called secondary follicle. तो antrum किसका characteristic है? antrum correct इसी से सिर्फ समझ में आ जाएगा, ये टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पर थीका जो है टर्शरी फॉलिकल में क्या होती है? डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल के बारे में। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ये सही है। तो 117 का करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो सेकेंड, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन से सही हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेल-बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया क्योंकि इसका मिसयूज होता था। सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ICMR न्यू दिल्ली। तो ये गलत है। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एमनियोसेंटेसिस यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। ये इसका यूज इसलिए किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर 118 का करेक्ट आंसर A, B एंड D। Identify the fossil of man who showed the following characteristics. Brain capacity of 1400 cc। तो ये किसका है? ये निएंडरथल मैन का है। 1400 cc हाइट्स का यूज़ करते थे, जानवर की छाल यूज़ करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और डेड बॉडीज़ को बरी भी करते थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 119 इज सेकेंड, निएंडरथल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, प्लैटिहेलमिंथीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसीलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो प्लैटिहेलमिंथीज कैसे होते हैं? ये एसीलोमेट है, सूडोसीलोमेट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो 120 में यहाँ पर बी जो है ये करेक्ट है। सी, इन टेपवर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सही है, ये हर्माफ्रोडाइट है। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो ये गलत है। तो बी, सी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, given below are two statements. In cockroach, the forewings are transparent and prothoracic in origin. कॉकरोच में फोरविंग्स कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है। और कैसे? प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन, प्रोथोरैक्स से अटैच्ड है। गलत है, ये मीजोथोरेसिक होते हैं फोरविंग्स। और कॉकरोच हाइंड विंग्स आर ओपेक, लेदरी एंड मीजोथोरेसिक। हाइंड विंग्स कहाँ पर होते हैं? ये मेटाथोरेसिक, मेटाथोरेसिक है। तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट। तो 121 में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। फोर विंग्स को हम लोग मीजोथोरेसिक या विंग कवर्स या एलिट्रा या टेगमिना इन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 122, साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स। तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स की अगर बात की जाए तो ये कौन से होंगे? म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है, टीयर्स एंड सलाइवा। सेलुलर बैरियर्स सेल न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। साइटोकाइन बैरियर्स, और साइटोकाइन बैरियर्स में क्या आएगा, इंटरफेरॉन्स। तो 122 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट। ए इज सेकंड, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेब साइकिल अकर्स इन विच ऑर्गेनिज्म। क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल प्रोकैरियोट्स में भी होगी और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होती है, प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में, और ईटीएस यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर यूग्लिना, स्फैग्नम, सीकोकुम्बर और पाइनस ये यूकैरियोटिक दिए हुए हैं, तो इनमें तो होगा ही होगा यूकैरियोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में। लेकिन नॉस्टॉक में ये नहीं है। नॉस्टॉक में क्यों नहीं है, क्योंकि ये दूसरे अल्टरनेटिव पाथवेज यूज करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो बी, सी, डी एंड ई सारे प्रोकैरियोट्स में जरूरी नहीं है कि क्रेब साइकिल हो। क्रेब साइकिल किसमें, ऑब्लिगेट में तो होगी ही होगी, ऑब्लिगेट एरोब्स जो है। तो नॉस्टॉक जो है यहाँ पर ये प्रोकैरियोट्स का वो एग्जांपल है जिसमें क्रेब साइकिल एब्सेंट है। यूग्लिना, स्फैग्नम, सीकोकुम्बर एंड पाइनस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, सी, डी एंड ई। नेक्स्ट, इन मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट व्हाट इवेंट टेक्स प्लेस। तो मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स C4 प्लांट्स में दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, जो बंडल शीथ में है। बंडल शीथ सेल्स में वो कैसा होता है, वो ए ग्रैनल है, ग्रैना एब्सेंट है। और जो मीजोफिल सेल्स में होता है वो ग्रैनल है। तो यहाँ पर मीजोफिल सेल्स में क्या होगा, पेप्केज की एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यहीं पर होता है मीजोफिल सेल्स में, ये भी सही है। और फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है C4 4 कार्बन वाला बनेगा, और इसको बोलेंगे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो 124 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, combined total of the species of fishes, amphibian, reptiles and mammals will be less than the species of। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन सब में फंजाई, और फंजाई का जो टोटल नंबर है वो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और मैमल्स से ज़्यादा होगा। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स विल बी लेस देन द स्पीसीज ऑफ फंजाई। फंजाई का नंबर ज़्यादा है, तो 125 इज सेकेंड। So this is all we had for you. Now further discussion will be carried by Manish sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी लोग। बच्चों आज आपका तारीख हो गया 29। अब दिन बहुत कम बचे हैं क्योंकि एक ही दिन बचा है अप्रैल में, उसके बाद 5 मई को आपका पेपर है। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे, एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे। चलिए आपका FST नंबर जो है 60 और उसका डिस्कशन करते हैं। 125 तक आपका सैलेंसर ने करा दिया है, 126 से हम कराते हैं। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ। तो फिनोटाइप मतलब बाहर से जो दृश्य रूप है वो किसका रिजल्ट होगा, साइटोप्लाज्मिक, इन्वायरमेंटल, जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल, म्यूटेशन एंड लिंकेज। तो अगर बेटा हम देखें तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट का नाम तो यहाँ पे कुछ आता नहीं है, न्यूट्रिशन का मतलब नहीं है, जीन आना चाहिए पहले, तो मेन जीन होता है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा आपका मेल फीमेल अलग अलग बॉडी पे हो और डिफरेंशिएटेड हो, मतलब अलग से दिखे। तो आंसर तो हो जाएगा बेटा आपका थर्ड, जीनोटाइप और इन्वायरमेंट। तो जीन तो आपको पता ही है कि जीन के कारण ही आपका फिनोटाइप आता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फिनोटाइप दिखाता था टाल, और स्मॉल टी दिखाता था ड्वार्फ, राइट। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट भी बहुत रोल प्ले करता है। सपोज दैट मान लो कोई ऐसा पौधा हो जिसमें कैपिटल टी है, लेकिन सर आपने उसको नरिशमेंट नहीं दिया, वाटर नहीं दिया, या ऐसा इन्वायरमेंट था जो सूटेबल नहीं था, तो वहाँ पे पौधे की हाइट नहीं बढ़ेगी, भली से जीन आपका ऐसा हो। तो कहते हैं, इसीलिए एक वर्ड आता था पहले समय में पढ़ाया जाता था कि जेनेटिक्स में
सिर्फ जीन नहीं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे ह्यूमंस की बात कर लें, ये सपोज दैट मान लीजिए ह्यूमन स्किन कलर है, वहाँ पे तो 3 जीन होते हैं, मान लीजिए जैसे कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो इंटरमीडिएट कलर आना चाहिए। लेकिन अगर ये पर्सन किस कंडीशन में रहे बेटा, आपका ड्राई एरिया में रहे, कोल्ड क्लाइमेट में रहे, तो उसका जो फिनोटाइप होगा थोड़ा सा लाइट कलर में आने लगेगा, और डार्क और ह्यूमिड प्लेस में रहने लगेगा तो कालापन आने पड़ेगा, डार्क हो जाएगा। तो यानी इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। आपने देखा था इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, बटरकप, कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पर। तो कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पर में फेजेज ऑफ लाइफ का होता था, और बटरकप में कौन सा इन्वायरमेंट था, वाटर और टेरेस्ट्रियल वाला, याद कर लीजिएगा। म्यूटेशन एंड लिंकेज, यस, म्यूटेशन और लिंकेज से आपका बेटा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। ये म्यूटेशन आपका एक प्रकार का डिफरेंस है, और लिंकेज जब 2 जीन एक ही क्रोमोजोम पे हो तो उसमें लिंकेज हो भी सकता है और नहीं। तो आप इसको मत कंसिडर करिएगा। बेस्ट आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस एंड बैक्टीरियोफाज। टोबैको मोज़ेक वायरस का फिगर देखा होगा, कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाया गया होगा, एक कैप्सोमियर थे, और पूरी जो प्रोटीन कोड बनी उसको बोलते हैं बेटा कैप्सिड, और यहाँ पे एक मोतियों की माला दिखाई गई थी जो उसका जेनेटिक मटेरियल था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बैक्टीरियोफाजेस यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और ऐसे वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे, जैसे कि आपने पढ़ा था हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में 1952 में। अब दोनों ही वायरस हैं, इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ कनेक्टिंग लिंक, टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है नहीं, प्रोटिस्टा है नहीं। हेट्रोट्रॉपिक में बेटा आपका तो कहने का मतलब नरिशमेंट जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ले, लेकिन ऑर्गेनिज्म दे दिया है, और ऑर्गेनिज्म शब्द का इस्तेमाल हम लोग लिविंग से करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सेकेंड, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग लिंक, यानी वायरस है, और वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग में कहलाता है। कहते हैं वायरस जब आउटसाइड द बॉडी होता है तो नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है, और जब बॉडी के होस्ट के सेल के अंदर आ जाता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, राइट। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होने का मतलब ये नहीं होता कि रिट्रोवायरस होता है। रिट्रोवायरस उसी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस को कहते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है, फॉर एग्जांपल HIV, HTLV, ठीक है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं, और साथ ही साथ बेटा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाते हैं। HIV में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका 1892 डिजोयोनेस्की, 1898 MW बेजेरिनक ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड दिया था। साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक पॉइंट और याद कर लेंगे, न्यू एनसीईआरटी में टर्म वायरस भी MW बेजेरिनक से रिलेटेड है। वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में WM स्टैनले ने। वायरसेस लार्जली प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, लार्जली प्रोटीन बाहर का कैप्सिड कहलाएगा, और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्लैजला। तो बेटा आप फ्लैजला जानते हो प्यारे बच्चों, आप लोग फ्लैजला आपने पढ़ा होगा कि फ्लैजला और सीलिया ये बेटे आपके अपेंडेज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल फ्लैजला याद कर लीजिएगा और सीलिया याद कर लीजिएगा बेटा, ये इसमें अरेंजमेंट भी पाया जाता है 9+2। ध्यान रखना, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है वो आपको याद होना चाहिए 9+0, ठीक है ना। डिफरेंस क्या होता है, ये मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता और ये मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सेंट्रियोल ही सीलिया और फ्लैजला का क्या बनाता है, बेसल बॉडी। तो याद करना, सीलिया और फ्लैजला में जो बेसल बॉडी होता है उसका अरेंजमेंट 9+0 होता है, जबकि जो आपके एक्सोनीम होते हैं उसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+2। सीलिया ओवर्स लाइक होगा, 1000 से नंबर होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। फ्लैजला थोड़े से लॉन्ग होंगे, उनकी संख्या 1 या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो मोटिलिटी में इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही है। मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज रिलेटेड विद यूकैरियोट। अगर यूकैरियोट ओनली होगा तो याद रखिएगा कि आपका हम मान सकते हैं कि सही गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड विद यूकैरियोट्स लिखा है तो बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोट से भी होगा, ये भी सही हो जाएगा, ध्यान रखना। तो चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट, दोनों से रिलेटेड होता है।
यूकैरियोट में अगर एग्जांपल हो, आप तो पढ़े ही हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना में भी फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्ग और एक शार्ट। आपने डायनोफ्लैजिलेट नाम सुना होगा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, तो यूकैरियोट में तो पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लेना खाली यूकैरियोट में होता, प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसका अरेंजमेंट होता है 1+0, वहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, प्रोटीन जो पाया जाता है वो होता है फ्लैजिलिन, यानी अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बैक्टीरियल फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, ये बढ़िया लाइन है, याद कर लीजिएगा, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। चलिए सर, आपका यहां तक तो सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है 129, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, ये बात सही है तो ट्रू लिख दीजिए। इट इज सेम, वैसे देखिए अगर हो गया तो ऑल तो नहीं होगा, चौथा ऑप्शन अपने आप चला गया। इट इज सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है अपनी खुद की प्रोटीन बना सके। इट इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनल, बिल्कुल बात है, ऑर्गेनुलर राइबोसोम कहलाता है। ऑर्गेनुलर राइबोसोम अगर हम पूछे बेटा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है होता है 70S टाइप। सर 70S टाइप का राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, जबकि 80S का राइबोसोम वल्लीन यूकैरियोट होता है, ध्यान रखिएगा। इनकरेक्ट पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड, सेमी ऑटोनॉमस में माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, याद रखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक कंपाउंड, NADP, विटामिन नियासिन, NAD, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिंक, कोफैक्टर। चलिए हम लोग देखते हैं कोएंजाइम। देखिए अगर हम होलो एंजाइम की बात करें बेटा, तो होलो एंजाइम में याद कर लीजिएगा दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। सर प्रोटीन में पो आता है तो एपो एंजाइम कहलाएगा, तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, नो डाउट ऑर्गेनिक नेचर होगा। यहां पे जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है वो होता है कोफैक्टर। अब इसको भी हम लोग दो ग्रुप में बांटा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के बेसिस पे। एक होगा ऑर्गेनिक और एक होगा इनऑर्गेनिक। अच्छा इनऑर्गेनिक आसानी से बता सकते हो, मेटल आयंस। लेकिन ऑर्गेनिक में भी अगर लूजली जुड़ा हो तो कोएंजाइम, और बेटा फर्मली वो है या टाइटली बाउंड है तो हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक पास से परमानेंट भी याद कर सकते हैं। हीम होता है कैटलेज और पेरोक्साइडेज का। कोएंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट होता है विटामिन B3, NADP और NADP, जो NAD और NADP कोएंजाइम है उसका विटामिन B3, और FAD का होता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। तो कोएंजाइम ऑर्गेनिक सही है, लूजली बॉन्ड होना चाहिए। NADP का इसेंशियल कंपोनेंट विटामिन B3, नियासिन, ये भी चल जाएगा। NAD प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं बेटा, एक कोएंजाइम की कैटेगरी में आता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जिंक एक कोफैक्टर होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोनेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इनकरेक्ट पूछा था, आंसर विल बी द थर्ड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। सर जो आपका क्वेश्चन नंबर 131 है, इन डाइकॉट लीफ द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। तो डाइकॉट लीफ को बोलते हैं बेटा डॉर्सी वेंट्रल लीफ, याद कर लीजिएगा। और डॉर्सी वेंट्रल लीफ में एक खास बात पाई जाती है कि जो अपर और लोअर एपिडर्मिस में जो मीजोफिल होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो बात तो सही है, पैलिसेड अपर एडेक्सियल सरफेस से आपका वर्टिकली लगा होगा और उसके नीचे लगा होता है बेटा आपका स्पॉन्जी, एयर कैविटी पाया जाता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, तो ये बात तो सही है। डाइकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। तो भाई आपको वेस्कुलर बंडल किससे सराउंड होता है, बंडल शीथ सेल से सराउंडेड होता है, और एक ऐसा होता है बेटा थिक वॉल्ड होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए डाइकॉट और मोनोकॉट के, तो याद रखना मोनोकॉट का जो आपका बंडल शीथ होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज होगा, क्योंकि पता होगा मोनोकॉट लीफ में कौन सी साइकिल चलती है बेटा, C4, तो वहां पे सेवरल लेयर थिक होनी चाहिए।
इम्परवियस होना चाहिए, जहाँ पे C4 प्लांट हो, मतलब C4 वाला। तो C4 प्लांट का क्रांच एनाटॉमी आपको याद होना चाहिए। तो वहाँ का जो बंडल सीड सेल होंगे वो सेवरल लेयर थिक होंगे, इम्परवियस टू एयर और वाटर होंगे। तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 132, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रोसाइट, मैक्रोफेजेज, एरियोला टिश्यू, गॉबलेट सेल, एलिमेंट्री कैनाल, प्लाज्मा, कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज। तो चलिए देख लेते हैं बेटा। कार्टिलेज, ऑस्टियोसाइट होता है बेटा या ऑस्टियोब्लास्ट होता है बोन के लिए, और कार्टिलेज के लिए होता है कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज याद कर लेना, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पड़ा था? फाइब्रस कार्टिलेज प्यूबिक सिम्फाइसिस में पड़ा है। इलास्टिक कार्टिलेज बेटा जो एपिग्लॉटिस होता है, जो ग्लॉटिस को करता है, वहां पे पाया जाता है। और हाइलाइन कार्टिलेज बेटा आपका ये जो ट्रैकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है वहां पाया जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू में लूज या कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोलर होता है वहां पे मैक्रोफेजेस दिखाया गया है, फैगोसिटिक होंगी। गॉबलेट सेल, एलिमेंट्री कैनाल, म्यूकस सेक्रेटिंग होंगी, यूनिसेलुलर होंगी। प्लाज्मा, कोलेजन आर प्रेजेंट इन रोज। तो प्लाज्मा क्या है पहले ये देखा। तो प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड, और ब्लड को बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं सर? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की खास बात थी, वहां पर फाइबर नहीं दिखेगा। अगर रोज में होता तो कैसे में आ जाता? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ना, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कोलेजन फाइबर व्हाइट नेचर के होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, और इलास्टिक फाइबर येलो कलर के होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन। ध्यान रखना बेटा, कैरेट और इनकरेक्ट को देख के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 133, इनकरेक्ट मैच करना है। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वन हम्बल्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, S = CA⁻Z दिया था। Z होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू नॉर्मल कॉन्टिनेंट की, नॉर्मल एरिया की 0.1 से 0.2, इंटायर कॉन्टिनेंट की 0.6 से 1.2 होता है। जैसे फ्रूगीवोरस बर्ड और मैमल्स डिफरेंट ट्रॉपिकल जोन के 1.15 आता है। स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। रिवेट में रिवेट ऑन विंग की स्पीसीज होती है, रिवेट्स स्पीसीज होता है, और एरोप्लेन को माना था इकोसिस्टम। सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने टर्म बायोडाइवर्सिटी नहीं दिया है, टर्म बायोडाइवर्सिटी को क्या किया बेटा? पॉपुलराइज्ड किया है, जबकि गिवन बाई है W.G. रोजेन। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस गिवन बाई, अरे भैया अभी बताया, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच ने दिया है। डेविड टिलमैन ने आउटडूट्स प्लॉट बनाया था, और इन्होंने बताया था ऐसा प्लॉट जिसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, प्लॉट्स, ऐसा प्लॉट जिसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिलियंस एंड रेजिस्टेंस सब कुछ ज्यादा होगा। बस ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस या वेरिएशन कम होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। डिट्टो बाई लाइन याद होना चाहिए बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, भाई पहले डीएनए निकालिए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, फ्रेगमेंट कराइए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराइए, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाइए। तो कोई सीक्वेंस तो दिया नहीं है, जब सीक्वेंस नहीं दिया है तो आंसर तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन अगर सीक्वेंस पूछता तो अरेंज करने के लिए आता है। 2023 में अरेंज करने वाला आया था, ध्यान रखना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। अब भैया हमें जेनेटिक मटेरियल निकालना सेल से, तो सेल के सब कुछ को हटाना होगा और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो वैरायटी ऑफ एंजाइम यूज, जैसे कि अगर भाई प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलोज, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम, फंजाई की सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिनेज। अब बेटा प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, आरएनए को काटने के लिए राइबोन्यूक्लिएज। डीएनए मत काट देना क्योंकि डीएनए निकालना है। द आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लिएज, बिल्कुल सही है। प्रोटीन कैसे करेगा? प्रोटीएज। सारी बातें सही हो गई। एक बार पूछा गया था कौन सा एंजाइम नहीं यूज होगा, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज बोल दो या डीनेज बोल दो। जब सब कुछ हो जाएगा तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, ये भी पूछा जाता है, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल के बाद डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसको स्पूलिंग के जरिए किनारे से निकाल लेते हैं। तो 135 का 4 हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। देखिए एंजाइम में याद करना सफिक्स ए जाता है, तो अगर एज आया तो बिल्कुल सही है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को तोड़ देता है इसलिए बैक्टीरिया मर जाएगा। प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा, आंसर हो जाएगा 4। बीटा गैलेक्टोसिडेज की बात करते हैं तो दो जगह नाम आता है, एक तो होता है बेटा लैकोप्रान, आपने सुना होगा। लैकोप्रान में ZY जीन याद होगा, तो जेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज जो ब्रेकडाउन करता है लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। साथ ही साथ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम वाला जीन का हम लोग इस्तेमाल किए थे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जहां पे नॉन रिकॉम्बिनेंट में ब्लू कलर कॉलोनी बनता है और रिकॉम्बिनेंट में व्हाइट कलर कॉलोनी बनता है, याद रखिएगा। तो 136 का हो जाएगा बेटा 4th, बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन था, याद रखिएगा। 137 की बात करते हैं। अगर हम 137 की बात करते हैं बेटा, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेकिंग द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ट्रांसपोजॉन्स आर यूज्ड। पहले देखिए क्या बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे बीटी कॉटन ही मान लीजिए बनाना है, तो ट्रांसपोजॉन्स जंपिंग जीन्स बोलते हैं, यस इस्तेमाल कर सकते हैं। निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन, बिल्कुल सही है, RNAi में पढ़ा होगा। रिट्रोवायरसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने याद होगा RNAi जब पढ़ा था तो रिट्रोवायरसेस एंड ट्रांसपोजॉन्स, जिसको बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, इनका इस्तेमाल किया गया था सोर्स निकालने के लिए, DNA का सोर्स। वेक्टर के रूप में क्या यूज किया गया था, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। RNA इंटरफेरेंस टेक्निक्स, यस सही है, RNA इंटरफेरेंस आपके सारे यूकैरियोट में एज अ सेलुलर डिफेंस मेथड इस्तेमाल किया जाता है। मैंगो एंड पपाया आर टाइप ऑफ ट्रू फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट में जिसमें सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करे तो बिल्कुल मैंगो पपाया ट्रू होते हैं। एप्पल स्ट्रॉबेरी और कैसे कैसे होते हैं फॉल्स, जिसमें थैलमस ओवरी के अलावा पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं है कि ओवरी नहीं करेगी, ओवरी के अलावा। इन मैंगो एंड पपाया फ्रूट थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट है, तो गलत हो जाएगा, थैलमस कंट्रीब्यूट कर ले तो बेटा फॉल्स फ्रूट हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंगो और कोकोनट ग्रुप में आते हैं। पपाया आपको याद होना चाहिए मेनी सीडेड प्लांट है, क्योंकि जब पपीता काटोगे तो अंदर ढेर सारे सीड मिलेंगे। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर विल बी द सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल बात है, डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म्ड इन बोथ इंडोस्पर्मिक एंड नॉन। बहुत जबरदस्त लाइन, आपको पता है दिमाग लगता है कि इंडोस्पर्मिक में इंडोस्पर्म होगा, नॉन में नहीं होगा, भाई ये बनता दोनों में, एक में मैच्योरिटी में बचा रहा तो इंडोस्पर्मिक कहलाया, और एक में कंज्यूम यानी खत्म हो गया तो नॉन इंडोस्पर्मिक। मोस्ट मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होते हैं, मोस्ट डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, ध्यान रखना। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब दो बातें सही हो गई तो अपने आप आंसर क्या होना चाहिए था, 4th होना चाहिए था, याद रखना। इंडोस्पर्मिक में व्हीट राइस मेज कैस्टर बार्ले ये सब याद कर लीजिएगा। नॉन इंडोस्पर्मिक में आप याद कर लीजिएगा बेटा आपका पीज यानी कि बीन लेग्यूम्स ये सब। कैस्टर डाइकॉट है इंडोस्पर्मिक, और बेटा ऑर्किड मोनोकॉट है नॉन इंडोस्पर्मिक, याद कर लीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, टोबैको बर्डवर्म आर्मी वर्म बीटल्स एंड मॉस्किटोज। तो टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म एक ग्रुप था, कॉलियोप्टेरन बीटल था, याद कर लेना। लेपिडोप्टेरन में आता है टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म, और डिप्टेरन में आता है फ्लाइजन मॉस्किटो। तो डिप्टेरन ये तो सही रहा, एनेलिडा तो है ही नहीं भाई, एनेलिडा ये तो बकवास की बात हो गई। कॉलियोप्टेरन में बीटल ये भी सही रहा, और डिप्टेरन में फ्लाइजन मॉस्किटो आता है। तो टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म ये हो गया लेपिडोप्टेरन, किसलिए गया। मॉस्किटोज ये होता है बेटा डिप्टेरन, डिप्टेरा ग्रुप, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, तो इसलिए आंसर विल बी द 3rd। Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic capacity origin earth। देखिए फर्स्ट लाइफ जो आई थी वो आई थी 4 बिलियन, लेकिन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आई थी 2 बिलियन, नॉन सेलुलर कब आई थी 3 बिलियन। लेकिन जो भी लाइफ फॉर्म आई होगी उसमें डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, जरा देखिए पहले आए होंगे कीमो हेट्रोट्रॉफ, फिर आया कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर आया फोटो ऑटोट्रॉफ विदाउट ऑक्सीजन, फिर आया फोटो ऑटोट्रॉफ विद ऑक्सीजन इवॉल्विंग, यानी ये मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी दोनों का डिफरेंस है।
तो बात सही चली गई है आपका, क्योंकि भाई ऐसी लाइनें आप कहाँ याद कर पाओगे, तो इसमें ऐसे दिमाग फिट करोगे तो समझ में आ जाएगा ये लाइन सही है। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent relation। ये भी सही है। जैसे अगर ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में आपने देखा कि वहाँ पे जो वहाँ के मार्सूपियल्स हैं वो इंडिविजुअली क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन। वहाँ के जो प्लेसेंटा मैमल है वो इंडिविजुअली क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन। लेकिन जब दोनों को देखा गया तो दोनों पैरेलल और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, तो दोनों बातें सही हो गई। तो 141 का हो गया 4, याद कर लीजिएगा। यहां से एग्जाम्पल भी 2023 में आया था, आपको पता है। अगर खाली मार्सूपियल का एग्जाम्पल दे रहा था एडाप्टिव रेडिएशन लगाइएगा, अगर खाली प्लेसेंटल मैमल्स का एग्जाम्पल दे रहा है तो एडाप्टिव रेडिएशन दिखाइएगा। लेकिन अगर एक मार्सूपियल उठा लिया और एक प्लेसेंटल, तो ये दोनों क्या दिखाएंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल याद होना चाहिए वो फिगर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एचएनआरएनए यूग्लिना। पहली बात देखिए, एचएनआरएनए की बात किसमें की जाती है, यूकैरियोट में प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, तो यूग्लिना यूकैरियोट चल जाएगा। लेकिन सर आप जानते हो स्ट्रेप्टोकोकस बेटा बैक्टीरिया है, तो वहां पे एचएनआरएनए नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में होगा। सिग्मा फैक्टर अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन कहलाएगा। सिग्मा फैक्टर अलोंग विद रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज, रो फैक्टर अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन कहलाएगा। अकेला अपने दम पे आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन स्टेप को कराता है और साथ ही साथ डीएनए हेलिक्स को ओपन भी करता है। तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन, रो फैक्टर टर्मिनेशन और इलोंगेशन स्टेप खाली अकेले दम पे करता है आरएनए पॉलीमरेज। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी न्यूमोनिया करता है। लंग्स एल्वलाई में फ्लूइड बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाएगा। फिंगर नेल्स और लिप्स ग्रे टू ब्लूइश हो जाएंगे। पूरा चीजें याद होनी चाहिए। सर एक चीज और बोल दीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस का ही इस्तेमाल 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में किया था। ये सब आपको याद होना चाहिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो बायो फर्टिलाइजर यानी लिविंग को एज अ फर्टिलाइजर यूज किया गया तो भाई उसकी क्वालिटी बढ़ाई देगा, क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल बात है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, फंजाई माइकोराइजा हो गया, और बैक्टीरिया अलग अलग काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जैसे कि फ्रैंकिया हो गया नॉन लेगुमिनस प्लांट में। एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग हो जाएंगे। और राइजोबियम कैसा हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेगुमिनस प्लांट। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट, अगर ऑर्गेनिक फार्मर होगा तो नुकसान नहीं करना चाहेगा, तो इनका विल था कि इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट आल्सो अनडिजायरेबल। कह रहे हैं कि अगर हम पूरी तरह से जो पेस्ट हमारा नुकसान कर रहा है, कीड़ा नुकसान कर रहा है, अगर पूरी तरह से उसको खत्म कर देंगे तो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, उसकी संख्या कम हो जाए। फॉर विदाउट देम बी बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड बी नॉट बी एबल टू सर्वाइव। कह रहे अगर हम मार डालेंगे इनको तो भाई उनको जो खाते हैं, जो भी उनके प्रेडेटर होंगे वो भूखे मर जाएंगे, तो एक साथ कई जाने क्यों लें। तो बिल्कुल सही है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने बायो कंट्रोल एजेंट में, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 144। इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए इज फंक्शनल। तो बैक्टीरिया है ना, ध्यान रखना, तो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग नहीं होती, एचएनआरएनए नहीं बनता, फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड बनता है, इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, तो तुरंत इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं प्रोकैरियोट में कभी कभी पूरा एमआरएनए नहीं बना और उससे पहले ही बेटा क्या हो गया, आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। तो कहते हैं प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड होता है क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म में चलता है। The tRNA bind to specific amino acid and at one end and pair with through hydrogen bonding with code of mRNA through an anticodon। तो भाई mRNA को कोडान से जो एंटीकोडान लूप का एंटीकोडान होगा पेयर करेगा, और जब भी आपके नाइट्रोजनस बेस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए होती है, और 3' इंड जो CCA आर्म होता है वहां से अमीनो एसिड लाएगा। दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 144 का 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा एक चीज कि जो बैक्टीरिया होता है वहां पे तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज जो तीनों प्रकार के आरएनए बनाएगा। लेकिन जबकि अगर बात करेंगे कि प्रोकैरियोट में तो ये बेटा सिंगल हो गया, लेकिन यूकैरियोट की बात करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज 1
आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ये कहाँ हो गया बेटा? यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स होता है, एचआरआरएनए पाया जाएगा, स्प्लाइसिंग होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। और 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज आएंगे। राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए आता है आरएनए पॉलीमरेज 1, 28S, 18S एंड 5.8S। एचएनआरएनए बनाने का आता है बेटा आपका, एचएनआरएनए बनाने का आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 2, और इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा 5-SNT। 5S राइबोसोमल आरएनए, एसएनआरएनए और टीआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ध्यान रखना है ये तीनों बातें किसके लिए होंगी? यूकैरियोट के लिए होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, इन सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन होता है HBS, और जो हीमोग्लोबिन का बीटा होगा वो लो ऑक्सीजन में पॉलीमराइज करके शेप कैसा दे देगा बेटा? सिकल शेप्ड। अंडरगो पॉलीमराइज अंडर लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन का अंडरलाइन कर लीजिएगा। कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू इलांगेटेड सिकल लाइस। बिल्कुल सही है। और बीटा ग्लोबिन चेन याद कर लीजिएगा। बीटा ग्लोबिन चेन के छठे पोजीशन पे आपका GAG बदल जाता है GUG में, ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है वैलिन में। द टर्नर सिंड्रोम में गेन ऑफ एन एक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन फीमेल, गेन नहीं होता, लॉस होता है, याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी होता है, 45 टोटल होते हैं, X0 कंडीशन पाई जाती है, इसलिए पहला सही, दूसरा गलत। आंसर विल बी द सेकेंड। क्लाइनफेल्टर होता है बेटा गेन ऑफ XY इन मेल। तो XY है एक और X आ जाएगा, तो मेल कैसा? थोड़ा फीमेल का गायनिकोमेस्टिया भी दिखा देता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। तो देखो फीमेल के हीमोफिलिक होने के लिए क्या चाहिए? मेल हीमोफिलिक हो और फीमेल कम से कम कैरियर हो। हालांकि हीमोफिलिक फीमेल तो भेजेगी लेकिन कैरियर हो। ये जिंदा नहीं रहता, ये मर जाता है। जब ये मर जाएगा तो बच्चा कहाँ से पैदा करेगा? इसीलिए क्या होता है? बहुत रेयर होता है। तो लिखा है बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, और फादर लेटर स्टेज में वाइबल नहीं रहता है। तो बिल्कुल सही है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्यून बैक्टीरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज सी वाज अ कैरियर ऑफ डिजीज। तो फीमेल ज्यादातर कैरियर होती हैं और उनके मेल में ये बीमारी दिखती रहती है। तो दोनों बातें सही हो गई। 146 होगा 4। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस याद कर लीजिएगा बेटा, दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन 1 एक्सॉन प्रेजेंट? अगर 1 एक्सॉन है तो यूनिपोलर, 1 एक्सॉन 1 डेंड्रॉन है तो बाइपोलर, रेटिना में पाया जाएगा। और 1 एक्सॉन, ध्यान देना, और मेनी डेंड्रॉन हो तो क्या बोलेंगे बेटा? आपका मल्टीपोलर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आल दिया है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी है, एक्सॉन सब में एक है, यानी डिफरेंस किसका आता है? डेंड्रॉन का। तो आंसर हो जाएगा 47 का 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, रेटिना में, और ये मोस्ट कॉमन होता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन दिया गया है PTH इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। एक फार्मूला याद कर लीजिएगा PTE का। तो PTH पैराथायरॉइड से निकलेगा, कैल्शियम आयन बढ़ाएगा ब्लड में। तो भाई कहाँ से लाएगा? किडनी ट्यूब्यूल से लाएगा, इंटेस्टाइन से लाएगा, और बोन को काट के लाएगा। तो बोन की ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी चलेगी, बोन हल्के हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाएगी। PTH एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन एंड स्टिमुलेट करेगा किडनी ट्यूब्यूल। बिल्कुल सही है। तो कैसे बढ़ाता है ये बता भी दिया है कि यहाँ से काट के लेके आएगा ब्लड में। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th। कंफ्यूजन होगा तो ध्यान से देखिएगा, मैंने बोल भी दिया था कि जैसे इसको बताया तुरंत बताया कि कैसे बढ़ाता है। और इसी का उल्टा कौन चलता है? TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। और याद रखना TCT जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो थायराइड फॉलिकल से नहीं निकलता। थायराइड फॉलिकल से जो निकलता है वो T3, T4 और टेट्रा और ट्राई आयोडोथायरोनिन है। लेकिन TCT बेटा फॉलिकल के बाहर का जो स्ट्रोमल टिश्यू है वहां से निकलता है। इसलिए TCT का नेचर आयोडोथायरोनिन वाला नहीं होगा, मतलब आयोडीन का नेचर नहीं होगा। TCT प्रोटीनेशियस कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा। और दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं बेटा? एंटागोनिस्टिक। विच हार्मोन इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर विच रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो स्टीरॉयड और आयोडोथायरोनिन को छोड़ के कोई भी एंट्री नहीं ले पाएगा। तो ग्लूकेगॉन
आपका प्रोटीनेशियस है, टीटीएच, टीसीटी, पीआरएल, यानी सारे एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो सबको हमें मैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, किसको नहीं पड़ेगी? तो एक बेटा स्टीरॉयड हार्मोन। अब स्टीरॉयड हार्मोन कहाँ कहाँ निकलेगा ये भी याद होना चाहिए, गोनेड्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और आयोडोथॉर्निन, ये डायरेक्ट एंट्री पा जाते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन होता है, ये भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, कैल्शियम आयन, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड साइक्लिक एएमपी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड, डायलाइजिंग यूनिट को हम लोग बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल किडनी, और किडनी फेलियर में यूज किया जाता है। हीमोडायलिसिस प्रोसेस का नाम होता है, डायलाइजिंग मशीन भी कहते हैं। और याद करना, वहाँ पे ट्यूब बनी होती है सेलोफेन ट्यूब, उसी से ब्लड को गुजारा जाता है, और ब्लड जब सेलोफेन ट्यूब से गुजरेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण क्लॉट ना हो जाए, इसलिए हिपैरिन मिलाई जाती है। और उसके आसपास का जो डायलाइजर फ्लूइड होता है उसमें ब्लड के प्लाज्मा का सारा कंटेंट सेम होता है, बस मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होता। तो भाई ब्लड में वेस्ट है, फ्लूइड में नहीं है, तो ब्लड से वेस्ट कहाँ जाएगा, फ्लूइड में, और फिर एक वेन के जरिए कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, आपके बॉडी में, और क्या मिलाते हुए, एंटी हिपैरिन। तो 150 का हो जाएगा आंसर बेटा आपका सेकेंड। मिक्चुरेशन होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन, यानी कि आपका यूरिन पास आउट करने की प्रक्रिया होती है। यूरिन 1 से 1.5 लीटर एक दिन में बनेगा, 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज होगा, 99% लगभग आपका फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 125 ml पर मिनट होता है, और एक दिन में होता है 180 लीटर पर डे। किडनी फेलियर वही बीमारी है, किडनी जब पूरी तरह से काम ना करे और स्टोन इनसॉल्युबल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल बन जाए तो उसे बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। तो बेटा यहाँ पे आके आपका ये टेस्ट का डिस्कशन, जो टेस्ट नंबर था 29 अप्रैल का, खत्म होता है। अब आपके सामने आएंगे संगम सर। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। तो चलते हैं बेटा 151 की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो बेटा 2,4-D के रेफरेंस में कौन सी बातें ट्रू हैं? तो जरा हम लोग बात करें कि भैया ये 2,4-D होता क्या है। तो 2,4-D के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो बेटा 2,4-D ये होता है सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन। और बेटा जो सिंथेटिक ऑक्सिन होता है ये होता है वीडीसाइड, वीडीसाइड। ये वीड को मारने का काम करता है, लेकिन ये मारता है केवल डाइकॉट वीडीसाइड, डाइकॉट वीड को मारता है। मोनोकाट पर इसका असर नहीं होता। और बेटा अगर वीड फ्री लान हमें बनाना है, वीड फ्री लान बनाना है, तो हम 2,4-D का यूज करते हैं। इसे हम लोग एजेंट ऑरेंज के तौर पर भी याद रखते हैं, एजेंट ऑरेंज के तौर पर भी याद रखते हैं, बायो वेपन्स के तौर पर ये यूज हुआ। तो ये पीजीआर की टाइप है, इट इज ट्रू। ये टाइप ऑफ ऑक्सिन है, ये ट्रू। और बेटा ये नेचुरली सिंथेसाइज इन प्लांट, जब ये नेचुरल है ही नहीं तो प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होता। और लार्जरी ये ग्रोथ प्रमोटर है, इट इज ट्रू। तो फॉर 2,4-D फर्स्ट A, B and D are correct. So correct option 151 is option third. Next देखें, sigmoid curve of the growth generally not depends upon। बेटा जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है बेटा ये हमें देखने को मिलता है नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशन में। ये कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ गेमीट पर भी डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर भी डिपेंड नहीं करता। तो सिग्मॉइड कर्व तब देखने को मिलता है जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे,
प्रेडेटर प्रेडेशन देखने को मिलेगा, कंपटीशन टेक प्लेस होते दिखाई पड़ेगा। तो नेचुरल कर्व हमेशा सिग्मॉइड ही देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों चीजों का रोल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में जनरली नहीं होता। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 153 की बात करी जाए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड इज रीजन, द आरक्यू ऑफ ट्रिपल मेटिन इज लेस देन 1। तो भैया ट्रिपल मेटिन का जो आरक्यू होता है ये होता है 0.7। अब बेटा अगर ये 0.7 है तो बेटा ये लेस देन 1 है, सो असर्शन इज ट्रू। When triple metin is used to respiratory substrate, then volume of CO2 evolved the greater than volume O2 of consume। अब बेटा जो हम लोग रेशियो आरक्यू का निकालते हैं तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ CO2 और नीचे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अगर कुछ याद आ जाए तो भैया हम लोग 102 CO2 यूज करते हैं और 145 O2 का यूज किया गया है। और यहां लिखा है कि CO2 इवॉल्व्ड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, बट यहां रिवर्स है, O2 ज्यादा CO2 कम, सो रीजन इज फॉल्स। सो 153 assertion is true but reason is false, so correct option is option second। 154 और 154 को देखें, गिवन रिएक्शन व्हाट इज एक्स। बेटा इस गिवन रिएक्शन में क्या एक्स है, तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का बनना, पायरुविक एसिड 3C कंपाउंड, लैक्टिक एसिड भी 3C कंपाउंड होता है, इसलिए इस फर्मेंटेशन में कोई CO2 नहीं निकलती, लेकिन हमें NADH2 का बनना दिखाई पड़ता। और बेटा जो बनना दिखाई पड़ता है इस H का यूटिलाइजेशन, तो बनता है लैक्टिक एसिड, तो यहाँ लाइसेस की जरूरत नहीं, DNA से DNA नहीं बनता और यहाँ एल्कोहल नहीं बन रहा है। इट इज केस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंड दिस इज ए टाइप ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और ये हमें देखने को मिलती है बेटा प्रोकैरियोट में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मिलती है और ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में भी देखने को मिलता है। 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, बेटा इनमें से इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो भैया एक बंद मुट्ठी की तरह हार्ट होता है, इट इज ट्रू। अब जब हार्ट क्लिंचफ्लिस्ट की तरह हो गया तो अब किडनी क्लिंचफ्लिस्ट की तरह नहीं होगी बेटा, किडनी ह्यूमन बीन शेप होती है, बीन शेप होती है। और इनकरेक्ट मैच को ही सिलेक्ट करना था। कॉर्डिया टेंडनी वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर पाई जाती है जो टीसीवी बीसीवी के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है, दिस इज ट्रू। वास्कुलर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल इज ए रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स, इट इज ट्रू। बेटा डायस्टॉल रिलैक्सेशन होता है और सिस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। तो 155 इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन सेकंड, सो 155 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, अ फॉर पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप व्हाट विल बी डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप। अब बेटा अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन कौन से डोनर हो सकते जो ब्लड ग्रुप ए के पेशेंट को ब्लड देंगे। तो बेटा जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीबॉडी बी होती है। ब्लड डोनर डोनेशन का रूल कहता है कि डोनर की एंटीजन रिसीवर की एंटीबॉडी से मैच नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भैया अगर डोनर ए ब्लड ग्रुप का है तो इसके पास एंटीजन ए होगी और एंटीबॉडी बी होगी। अब डोनर की एंटीजन रिसीवर की एंटीबॉडी से मैच नहीं कर रही है तो ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे देगा।
और अगर हम लोग ओ ब्लड ग्रुप को देखें तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों हैं। तो बेटा डोनर की एंटीजन, डोनर के पास कोई एंटीजन नहीं है और डोनर के पास कोई एंटीजन नहीं, रिसीवर के पास भी है, तो डोनर की एंटीजन रिसीवर की एंटीबॉडी से मैच नहीं करती, तो ओ वाला भी सबको ब्लड दे सकता है। अब बेटा ए वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर कहलाया। पर बेटा ए बी वाला ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हम बात ए बी की करें तो जो डोनर है उसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, और जो रिसीवर है इसके पास बी एंटीबॉडी है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, डोनर की एंटीजन रिसीवर की एंटीबॉडी से मैच कर जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो अगर पेशेंट ए ब्लड ग्रुप का है तो वो ए ब्लड ग्रुप और ओ वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो 156 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। In insect, the have network of the tube transport atmospheric air within the body. This network tube is, बेटा इंसेक्ट में जो रिस्पायरेशन होता है वो ट्रेकियल ट्यूब के नेटवर्क से होता है, ट्रेकियल ट्यूब के नेटवर्क से होता है। इनकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। तो नॉट ए केस ऑफ कार्टिलेजनस ट्यूब, not an arterial tube, it is a case of tracheal tube। डायरेक्ट एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध कराता है। 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पंचानन महेश्वरी। बेटा पंचानन महेश्वरी के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जब पंचानन महेश्वरी की बात करते हैं तो बेटा ये केस है 1904 में ये पैदा हुए, और 1904 में पैदा हुए और 1966 में इनकी डेथ हो गई। बाय प्रोफेशन ये इंडियन बॉटनिस्ट थे, इंडियन बॉटनिस्ट थे। जब बेटा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद पढ़ने आए तो बेटा इनका इंटरेस्ट फिजिक्स के फील्ड में था, लेकिन वो अमेरिकन मिशनरी टीचर डब्ल्यू ड्यूडिगन से इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपनी लाइन ही बदल दी, और लाइन बदलकर बॉटनी में इंटरेस्ट क्रिएट किया, और इंटरेस्ट क्रिएट करके 3 कामों के लिए इन्हें याद रखा जाए। पहला कंसेप्ट इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के लिए इन्हें याद रखा जाए, और दूसरा याद रखते हैं टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए, और पहली NCERT लिखने और लिखवाने के लिए। तो नाउ इट इज नॉट ए इंडियन फिजिक्स्ट, केमिस्ट, नॉट जूलॉजिस्ट, इट इज ए इंडियन बॉटनिस्ट। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। बेटा अर्थवर्म मोनोसियस मेंबर होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं। राउंड वर्म एस्के हेलमिंथेस का मेंबर है, और एस्के हेलमिंथेस के मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बेटा लीवर फ्लूक प्लेटी हेलमिंथेस का मेंबर है, और प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर एसीलोमेट होते हैं। लेकिन बेटा सिल्क वर्म होता है इंसेक्ट, सिल्क वर्म इंसेक्टा का मेंबर है, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और आर्थ्रोपोडा में क्लोज सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। सो 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। P curve with A is character that present in which plant? बेटा A कर्व विद C का पाया जाना
और ए कर्व विद पी का पाया जाना। सी रिप्रेजेंट करता है करोला को, करोला में स्टडी करते हैं पेटल्स की, और अगर स्टेमन पेटल से अटैच होता है तो इसे कहते हैं इपीपेटलस, इपीपेटलस। और ये देखने को मिलता है सोलेनेसी में, सोलेनेसी में। और ए कर्व विद पी, तो पी कहलाता है पेरियंथ। और बेटा जो पेरियंथ होता है इसमें टैपल की स्टडी करते हैं। ऐसे अटैचमेंट को इपीफिलस कहा जाता है, इपीफिलस कहेंगे। और जो इपीफिलस है बेटा ये देखने को मिलता है लिलिएसी में, लिलिएसी में। और लिलिएसी के मेंबर के तौर पर हम लोग लिली याद करते हैं, मोनोकाट की फैमिली है। तो इपीफिलस कंडीशन लिलिएसी में, और वीट में नहीं, मेज नहीं, राइस नहीं, तो भैया केवल हमें लिली में देखने को मिलेगी। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें 161। और 161 की बात करें, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मैनी प्लांट विच सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट। इनमें से कितने प्लांट हैं जिनमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, इन विच सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट। तो भैया अगर हम बात करें इंफीरियर ओवरी की, इंफीरियर ओवरी वही मिलती है जहां फ्लावर इपीगाइनस होता है, इपीगाइनस होता है। तो अपने पास वो फैमिली जिसके मेंबर इपीगाइनस फ्लावर रखते हैं वो बेटा कुछ और नहीं, वो कंपोजिटी है। और कंपोजिटी के मेंबर को एस्टेरेसी भी कहते हैं। अब बेटा अगर इस मेंबर को अलग कर ले तो देखो, पहला केस ल्यूटस, दूसरा केस क्राइसेंथिमम, तीसरा केस मैरीगोल्ड। इन तीन को बाहर कर दें तो सब के सब मेंबर सुपीरियर ओवरी रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 के 15 मेंबर बेटा ओवरी सुपीरियर रखेंगे। अगर सुपीरियर ओवरी है तो भैया फ्लावर को हाइपोगाइनस होना होगा। 161 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा इनमें से इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है, इनमें से इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। CAU हिस्टिडीन बनाता है, CGU आर्जिनिन बनाता है, CCC प्रोलीन बनाता है। लेकिन बेटा जो CAAO होता है ये ग्लूटामीन बनाता है, आर्जिनिन नहीं। दे फार्म ग्लूटामीन, ये बनाता है ग्लूटामीन। तो इनकरेक्ट मैच इज सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन 162 ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, विच रिप्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स। कौन सी रिप्स फ्लोटिंग रिप्स कहलाती हैं? तो फर्स्ट 7 पेयर तो कहलाती हैं बेटा ट्रू रिप्स, और 8th 9th 10th कहलाती हैं फॉल्स रिप, और 11th और 12th पेयर कहलाता है फ्लोटिंग रिप्स। जिन्हें फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं उन्हें गोरिल्ला रिप्स भी कहा जाता है। तो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिप्स इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स। सो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 163। नेक्स्ट देखें 164। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक नॉन कार्डेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक नॉन कार्डेट, यस। तो देखो ट्री लिजर्ट, वॉल लिजर्ट और गार्डन लिजर्ट, बेटा सबके नाम में लिजर्ट है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो लिजर्ट है वो कौन सी क्लास का मेंबर है।
जिसका मेंबर है वो सब कार्डेट हैं। तो बेटा ट्री लिजर्ट, वॉल लिजर्ट, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक और बेटा जो लिजर्ट रिप्रेजेंटेशन है ये रेप्टाइल्स का रिप्रेजेंटेशन है। और बेटा सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कॉर्डेट होते हैं। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नॉन कार्डेट हो। सो करेक्ट ऑप्शन 164 इज ऑप्शन 4th। सेलेक्ट द करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। सी एनीमोन और सीलोमेट, कैरोट इज 3 चैम्बर हार्ट, किंग क्रैब डिप्लोब्लास्टिक, सैकोग्लासेस इज होम्योथर्मिक। चलो भाई देखो, सी एनीमोन एडमेसिया कहलाता है, ये सीलोमेट नहीं होते, सीलेंटेटा के मेंबर हैं। किंग क्रैब डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, इट इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सैकोग्लासेस होम्योथर्मिक नहीं होता। लेकिन क्रेट स्नेक का केस है, रेप्टाइल में आता। रेप्टाइल में एलिगेटर क्रोकोडाइल को छोड़कर सब 3 चैम्बर हार्ट रखते हैं और क्रोकोडाइल 4 चैम्बर हार्ट रखता है। तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के रेफरेंस में कौन सी बातें सही हैं? तो भैया कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट इज ट्रू। क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, सोल मेंबर मोनेरा के कहलाते हैं। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। अब बेटा अगर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की बात करेंगे तो फंगस में ड्यूट्रोमाइसिटिस के मेंबर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट कराते हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी रिसाइकलिंग कराते हैं। इट इज ए नॉट ए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नहीं है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के तौर पर आपने माइकोप्लाज्मा को याद किया। इट इज आल्सो रिफर्ड एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को नहीं। सो 166 करेक्ट ऑप्शन इज A and B are true, so correct option is option 2nd। नेक्स्ट देखें 167। अब 167 को ध्यान से देखा गया। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। अब बेटा ये डायग्राम को ध्यान से देखा गया तो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है लीफ को, और लीफ में जिस मॉडिफिकेशन को करता है इसे कहते हैं टेंड्रिल। और जो टेंड्रिल मॉडिफिकेशन होता है ये क्लाइंबिंग के लिए होता है, और ये मॉडिफिकेशन जिसमें देखने को मिला उसे पी कहा गया। जबकि टेंड्रिल स्टेम का भी मॉडिफिकेशन है और लीफ का भी मॉडिफिकेशन है। स्पायरली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें टेंड्रिल कहते हैं, जो चढ़ने के क्लाइंबिंग में मदद कराते हैं। तो इट इज नॉट स्टोरेज पर्पस ऑफ फूड, इट इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इट इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन पी। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। इन मैंजीफेरा इंडिका लिन आर रिलेटेड विद। तो बेटा बायोलॉजी का साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम में लीनियस ने बायनोमियल सिस्टम को जब दिया तो फर्स्ट नेम जेनरिक कैपिटल लेटर से शुरू, दूसरा स्मॉल स्पीसीज स्मॉल लेटर से शुरू, अब फॉलोड बाय साइंटिस्ट नेम मीन डिस्कवरर। तो बेटा जो लिन है वो बताता है कि इस पर नाम लीनियस ने दिया है, और लीनियस के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं लिन। तो फर्स्ट नेम जेनरिक, सेकेंड स्पीसीज और फॉलोड बाय साइंटिस्ट नेम इन एब्रीवेटेड मैनर। तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd।
mosses along with the first organisms colonize rock and hence great ecological importance। बेटा मॉस ने लाइकेन के साथ हाथ मिलाकर पहली बार सॉइल फॉर्मेशन की शुरुआत कराई। तो बैकफासिस ने लाइकेन के साथ हाथ मिलाकर सॉइल फॉर्मेशन कराया, इसीलिए ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा के मेंबर पहले मेंबर हुए जो सॉइल में पाए गए। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। बेटा इनमें से करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखें भाई, स्पायरोगायरा फ्लैजिला प्रेजेंट इन मेल गेमीट। भैया स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल आइसोगेमी पाई जाती है, नॉन मोटाइल आइसोगेमी पाई जाती है, और यूलोथ्रिक्स में मोटाइल आइसोगेमी पाई जाती है, इसलिए स्पायरोगायरा में फ्लैजिला की प्रेजेंस नहीं होगी। अब बेटा ग्रेसलेरिया और जो पोरफाइरा है ये रेड एल्गी होती हैं, ये रेड एल्गी हैं, और रेड एल्गी में नो मोटाइल स्टेज, रेड एल्गी की लाइफ साइकिल में कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलती, तो दोनों में फ्लैजिला के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन वॉलवॉक्स ऊगेमस रिप्रोडक्शन करता है, और ऊगेमस रिप्रोडक्शन में मेल गेमीट मोटाइल नॉन और फीमेल नॉन मोटाइल होगा। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। एंजियोस्पर्म, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऐसे ऑर्गन जो अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन को पास कराने में मदद करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। जितने अंडरग्राउंड स्टेम है, जितने अंडरग्राउंड स्टेम है, वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन को कराते हैं। तो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंबिंग, इट इज नॉट रिस्पॉन्स फॉर डिफेंस, बट इट इज टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अनफेवरेबल कंडीशन को पास कराने में मदद करते हैं। नेक्स्ट 172, इन द डाइकोट लीफ साइज ऑफ द वास्कुलर बंडल आर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ वेन। तो बेटा डाइकोट लीफ में वास्कुलर बंडल वेन के साइज पर डिपेंड करते हैं, और मोनोकाट में बेटा सिमिलर वास्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, सिमिलर वास्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। डाइकोट लीफ हैज एबैक्सियल एपिडर्मिस बियर नो स्टोमेटा। अब आपके पास डाइकोट लीफ में एपिडर्मिस 2 लेयर पर पाई जाती है, और जब 2 लेयर पर पाई जाती है तो नीचे वाली लेयर को एबैक्सियल कहेंगे, और इस एबैक्सियल लेयर पर क्या कोई स्टोमेटा नहीं पाए जाते। तो बेटा जो डाइकोट लीफ होती है इसकी प्रॉपर्टी है हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक। और बेटा हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन में मोर स्टोमेटा लोअर साइज, मोर स्टोमेटा लोअर साइड, इसलिए ये नो स्टोमेटा की बात हो जाएगी गलत। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट इज करेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मेल फ्रॉग। बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखो भैया जो वासा डिफरेंशिया है, फ्रॉग में वासा डिफरेंशिया का नंबर हो गया 10 से 12, और फ्रॉग में हार्ट, जो हार्ट होता है ये होता है बेटा 3 चैम्बर, और टेस्टिस होते हैं 1 पेयर। तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख दें तो बढ़ते हुए क्रम में है, तो रिवर्स सजा ले इसको, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया।
तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। यस। इन फ्रॉग यूरिनिफेरस ट्यूबुल इज ए फंक्शनल यूनिट। फ्रॉग में यूरिनिफेरस ट्यूबुल किसकी फंक्शनल यूनिट है? बेटा यूरिनिफेरस ट्यूबुल को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, और जो नेफ्रॉन होती है बेटा ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। तो नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एज वेल एज ए फंक्शनल यूनिट। तो भैया नेफ्रॉन किडनी हार्ट की यूनिट नहीं है, एड्रीनल ग्लैंड की नहीं है, पैंक्रियास की नहीं है, इट इज ए यूनिट ऑफ किडनी। 174 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। 175 given below two statement, stroma of chloroplast contain enzyme for the synthesis of carbohydrate। yes, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है डार्क रिएक्शन, और बेटा जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है एंजाइमेटिक, और जो एंजाइमेटिक होता है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज करके बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड। यस बेटा, जो थर्ड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है थैलेकॉइड, इसके ल्यूमन में भरा होता है क्लोरोफिल, और थैलेकॉइड जब स्टेक बनाते हैं तो दे आर कॉल्ड ग्रेना, और जब ग्रेना आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, और ये सब मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट हैं जो लाइट रिएक्शन कराते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। और आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एली सर। हेलो बच्चों, आप लोगों ने 175 तक क्वेश्चन देख लिए, आगे 176 के मैं आपको करा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट। तो कार्बन नंबर सबसे ज़्यादा किस में है? तो एलेनीन अगर आपको याद आ जाए तो एलेनीन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमने आपसे कहा कि ये होगा COH, ये होगा आपके पास C, इससे जुड़ेगा NH2, और ये होगा H, और ये होगा CH3। इस तरह से आपको इस एलेनीन में R ग्रुप CH3 है। तो आप मुझे बताएं, आपको आसानी से आ जाएगा। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसमें कितने कार्बन हो गए? 3। यूरेसिल की बात करी जाए तो यूरेसिल एक पायरिमिडीन है, और पायरिमिडीन है तो यूरेसिल में आपके पास देखिए एक आपको नाइट्रोजन यहाँ होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, बाकी बचे हुए कार्बन होंगे 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन है। जबकि एडेनिन की बात करी जाए तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है, इसमें 2 रिंग होती है, एक 6 कार्बन की और एक 5 कार्बन की। तो यहाँ पर एक N होगा आपके पास 1,3, 7, 9। तो आपके पास अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर कितने होंगे, तो 1 हो गया, 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास 5 कार्बन हो गए। और जबकि सेरीन की बात करी जाए तो इसमें 3 कार्बन है। बस सेरीन में क्या करोगे, इस CH3 की जगह बताओ क्या लगा दोगे, CH2OH। तो यहाँ पर भी एक ही कार्बन बढ़ा ना, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस में प्रेजेंट हो गए? आपका आंसर आ गया एडेनिन। बात समझ पाए कि नहीं? चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 177, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है। देखिए मलेरिया आपके पास इन्फेक्शियस होगी, क्योंकि किसी भी पैथोजन या जर्म से जो भी बीमारी होती है उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आपके पास किसी जर्म से होती है ना। तो आपके पास मलेरिया भी किसी जर्म से हो रहा है, प्लाज्मोडियम से हो रहा है। कॉमन कोल्ड नॉन इन्फेक्शियस, बिल्कुल गलत, इन्फेक्शियस होगी, ये बात गलत हो गई। निमोनिया भी इन्फेक्शियस है, फाइलेरियसिस भी है। ये फाइलेरियसिस किससे होती है आपको पता है, ये एक हेलमेन डिजीज़ है। निमोनिया आपके पास बैक्टीरियल डिजीज़ और कॉमन कोल्ड वायरल है, और आपके पास मलेरिया जो है आपके पास प्रोटोजोन डिजीज़ है, जो कि
होती है किससे, प्लाज्मोडियम से। ठीक है, चलिए गलत बात आपको पास आ गई है कि इस पे लिख दिया कॉमन कोल्ड पर नॉन इन्फेक्शियस। चलिए अगला आपके पास स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ। तो स्मोकिंग की बात कर रहा है, तो स्पेशली ये किसकी स्मोकिंग की बात कर रहा है, टोबैको के स्मोकिंग की बात कर रहा है। और टोबैको की स्मोकिंग में आपको क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, किससे एसोसिएटेड होगा भैया, जीआईटी इफेक्ट होता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगा और लंग्स को तो करेगा ही करेगा। आंसर आपके पास 178 का 4th हो जाएगा। आगे 179, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द मेन गैस प्रोड्यूस इज CO2। मेन गैस प्रोड्यूस CO2 बताओ किस में होगा, फर्मेंटेशन होगा तो CO2 ही रिलीज होती है, आपको पता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। चीज मेकिंग में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और बेवरेजेस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं किसके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो वहां पर CO2 क्या करती है, रिलीज होती है। आंसर आपको 179 का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे एक असर्शन लिखा हुआ है, द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल एसोसिएशन इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉमन्सलिज्म। देखो बेटा, कैटल एग्रेट मतलब बगुले की बात कर रहे हैं हम लोग, बगुला है और कैटल है, माना कोई गाय है। ठीक है, तो इसके बीच में, बगुला और गाय के बीच में एग्जाम्पल किसका होता है, कॉमन्सलिज्म। बगुले को तो फायदा हो जाता है और गाय को ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। तो ये इंटरेक्शन प्लस और जीरो वाला है। रीजन में अब आप सोचिए कि रीजन में क्या होना चाहिए, कि रीजन में ये होना चाहिए कि कैटल्स जब भी अपनी ब्राउजिंग मतलब ग्रास को खाता है तो वहाँ के ग्रासेस हिलती है, तो उसमें जो इंसेक्ट हैं वो उड़ते हैं और उस उड़ते हुए इंसेक्ट को बगुला क्या कर लेता है, खा लेता है, मतलब कैटल एग्रेट खा लेता है, तो उसे फायदा हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ, किसे, गाय को या भैंस को। कहने का मतलब आप देखिए रीजन में लिखा है, द एग्रेट ऑलवेज फॉरेज क्लोज to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out insect from the vegetation that otherwise might be difficult. The aggregate find and catches। कह रहे हैं कि अदरवाइज इसे मतलब जो ना एग्रेट को उन इंसेक्ट को ढूंढने में प्रॉब्लम होती। आप सोचिए गाय भैंस को तो कोई भी फायदा नहीं, वो अपना घास चर ही रही है, लेकिन इसकी वजह से इसे फायदा हो गया। हालांकि इसमें थोड़ी सी लाइन और जोड़ना ज़रूरी थी कि जिससे मतलब हम ये क्लियर कर पाते, इसमें एक का फायदा दिखा रहे हैं, दूसरे का नुकसान इसमें नहीं लिखा है। हालांकि हम अंडरस्टूड हैं इस बात को लेकर कि भाई आपको यहाँ पर फायदा हो गया बगुले को, कैटल एग्रेट को, जिससे वजह से उसे फूड मिल गया, वरना वो फूड ढूंढ नहीं पाता, वो इंसेक्ट को पकड़ नहीं पाता। ठीक है, इसमें एक फायदा लिख दिया है। हम मानते हैं इस बात में थोड़ा सा और ऐड होना चाहिए था कि जिसमें हम ये कहते हैं कि कैटल को कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हालांकि आपके पास रीजन में लगभग 90% बात सही लिखी है, हम इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन पर ही चले जाएंगे। असर्शन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हालांकि 90% करेक्ट है, पूरे 100% तरीके से सही नहीं बता पा रहे क्योंकि उसमें दूसरे कैटल के बारे में, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में क्लियर कट बात नहीं लिखी कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब देखिए लिखा हुआ है इन द इक्वेशन NT बराबर N0 e की पावर RT। ये आपके पास इक्वेशन किसकी है बताइए, ये इक्वेशन किसकी है? तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ की है, आप मुझे बताइए। तो आपको पता चल जाएगा ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आएगा, जिसमें लॉगरिथम e की वैल्यू क्या है। तो e की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 2.71828। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर इसका 181 का 3rd हो जाएगा। 181 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3rd हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन 182 लिखा हुआ है विच एनिमल मे बी प्लेस्ड एट 3rd ट्रॉफिक लेवल। 3rd ट्रॉफिक लेवल में हम उसे प्लेस कर सकते हैं, वो कौन सा इसमें एनिमल है? तो देखो 3rd ट्रॉफिक लेवल में बर्ड्स को भी रख सकते हैं, फिश को भी रख सकते हैं, वुल्फ को भी रख सकते हैं। आंसर तो ऑल हो जाएगा। आप मुझे बताइए सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स आपको 1st ट्रॉफिक लेवल में होते हैं। उसके बाद आपके पास हर्बीवोर्स,
हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो आएंगे वो आपके T2 में आ जाएंगे। अब इस T3 की बात कर रहा है। इस T3 में जो कि आपके पास प्राइमरी कार्निवोर होगा, तो प्राइमरी कार्निवोर में बर्ड्स भी आते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं, और आपके पास आ जाएगा वुल्फ भी। ठीक है, तो आंसर आपके पास हो जाएगा इस T3 में, हम तीनों को रख सकते हैं। T4, हाँ 183 क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कॉकरोच ओमनीवोरस होता है, ठीक है, क्रो ओमनीवोरस है, ह्यूमन ओमनीवोरस है, क्रो ओनली हर्बीवोरस है, गलत हो गया, 3 मैचिंग सही है, आंसर फर्स्ट बनेगा। चलिए 183 के बाद 184, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको परसेंटेज बताना है, तो आपको याद रखना है किसी भी जीनोटाइप को देकर इंडिविजुअल अगर पूछा जाए तो पहले ये देखो कि उसके इंडिविजुअल होंगे कितने। तो जीनोटाइप देकर अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो आप 2 की पावर n लिख सकते हो, जहां पर हमने कहा कि ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन गिवन जीनोटाइप, इन गिवन जीनोटाइप। अब आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर n क्या है सर, तो n बराबर होता है यहां पर हेट्रोजाइगस पेयर। क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस पेयर यहाँ पर n बराबर है कि हेट्रोजाइगस पेयर कितने प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताइए कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, इसमें एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, तो 2 की पावर 0 मतलब 1। तो अगर 16 में से 1 निकालोगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल इंडिविजुअल कितने होते, टोटल इंडिविजुअल कितने, टोटल इंडिविजुअल तो आपको पता चल गए हैं, चल जाते हैं 16 होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल आउट ऑफ 16, तो इसका परसेंटेज लगभग आएगा 6.25%। लेकिन यहाँ दिया कितना है, 12.5, तो ये वाला पहले ही गलत हो गया, गलत हो गया तो यही आंसर हो गया, है ना। बाकी आप देख लेते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1 आएगा क्योंकि एक हेट्रोजाइगस पेयर है, और मतलब 2/16। हाँ 2/16 में मतलब 2 है 16 में से, तो परसेंटेज क्या आ गया इसका 12.50%। ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, बात समझना, ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत आ रही है। फिर आप देखिए यहाँ पर एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, 2 की पावर 0 मतलब 1, आउट ऑफ 16 कितना आएगा 6.25%, तो ये वाली बात भी सही है। फिर यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस पेयर है, तो आप देखिए 2 की पावर 1 रख दोगे क्योंकि एक हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 2 कितने में 16 में, तो परसेंटेज आएगा 12.50%। ये सही लिखा हुआ है, तो गलत क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, तो आंसर आपके पास 184 का फर्स्ट हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, समझ गए होंगे आई थिंक। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि भाई 1 या 2 क्रोमोसोम का बढ़ना या घट जाना। तो अगर मैं कहूं डाउन सिंड्रोम में 2n-1 होता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो ट्राइसोमी होती है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है ऑटोसोम का। टर्नर सिंड्रोम 2n-1 ठीक है, क्लाइनफेल्टर में कम हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, और क्लाइनफेल्टर में ये कंडीशन भी नहीं होती। टर्नर सिंड्रोम आपके पास सही ऑप्शन है सेकेंड। 186 अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, लाइफ कॉल्ड मतलब ग्रीक थिंकर्स ये मानते थे कि जो लाइफ आई है अर्थ पर वो डिफरेंट प्लैनेट्स से स्पोर के फॉर्म में आई है। इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कहते थे, कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये स्पोर के फॉर्म में बात करती थी, है ना, ग्रीक थिंकर ऐसा ही मानते थे। इस थ्योरी को कौन सी थ्योरी कहते हैं, इस थ्योरी को हम कहते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा, पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट से आए हुए उन स्पोर के बारे में कहते हैं, मोटाइल गैमेट नहीं, आपके पास स्पोर के बारे में बात की जाती है। 186 का सेकंड हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड इन लास्ट इन डेवलपिंग फीटस। तो बताओ इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर है सबसे बाद में बनती है फीटस के डेवलपमेंट के दौरान। आपको पता है हार्ट 1 मंथ में ही बन जाता है, लिम्स की बात करी जाए तो 2 मंथ में बन जाते हैं, अगर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करी जाए तो 3 मंथ का काम है, आपसे कहा जाए आई लैशेस लगभग 6 मंथ में बन जाते हैं। तो सबसे बाद में कौन बना, आई लैशेस। ठीक है, आगे, इन ह्यूमंस
in which of the following cells the number of chromosome is 23? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 बताना है। सर्टोली सेल 2n होती हैं और 2n होंगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होने वाले। कितने होंगे? 46। लिटिक सेल भी 2n है तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। आपके प्राइमरी यूसाइट भी 2n है तो कितने होंगे क्रोमोसोम? 46। सेकेंडरी यूसाइट आपके पास n होगा और n बराबर कितना होगा? 23 क्रोमोसोम आपके पास। सेकेंडरी यूसाइट स्पर्मेटोसाइट का आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। आपके पास इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि मियोसिस 1 के बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लॉइडी 2n और उसमें मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। लिखा हुआ विच इज द 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको पता है कि ये इंटर कन्वर्टेबल होता था PgAl से और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन होता है, ये बात सही है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मतलब ये आपके पास PEP है और आपको पता है ये PEP भी 3 कार्बन होता है। और लैक्टिक एसिड ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, इसका मतलब आंसर आपके पास 4 हो जाएगा 189 का। आगे स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं। इथाइलिन जो है हेल्प करता है लीव्स या अपर पार्ट ऑफ द सूट टू रिमेन अबव वाटर। बिल्कुल बात सही है कि इथाइलिन बोलो या फिर इसी का एक्वस फॉर्म इथेफोन बोलो, जो कि राइस के डीपिन, अगर राइस पानी में डूब गया है तो उसका इंटरनोड अलोंगेशन कराकर उसे पानी से बाहर लाने में इथाइलिन का इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात सही है। There are more than 100 gibberellins reported from only higher plant। ये वाली बात यहाँ से गलत हो जाती है। only higher plant नहीं, हम ये कह सकते हैं higher plant and fungi। higher plant and fungi की बात करेंगे, यहाँ पर only लिखा हुआ है, that's why ये बात गलत हो जाती है। और गलत हो जाती है, पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत। आंसर सेकंड बनना चाहिए। 190 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। फुल फॉर्म ऑफ ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपको पता है कि ये है एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक जो कि आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, है ना। तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन नहीं है, ये स्पर्म इंजेक्शन है। ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म ये रखनी। आंसर सेकंड हो गया। आगे लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट DNA रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट बाय द एंड ऑफ जाइगोटीन। बिल्कुल गलत बात, ये जाइगोटीन नहीं होगा, ये पैकाइटीन होना चाहिए। फिर लिखा हुआ डायाकाइनेसिस रिपोर्टेड ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। ये बात सही है क्योंकि डायाकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी और फिर आपके पास ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज आएगा और मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट सही दूसरा गलत, मतलब पहला गलत दूसरा सही। आंसर आपके 192 का थर्ड बन जाएगा। ठीक है, आगे 193 लिखा हुआ है इन S and G2 फेज ऑफ द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। बिल्कुल बात सही है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये इंटरफेज का पार्ट है ना, और इंटरफेज का पार्ट होगा तो फिर बाद में अभी इंटरवेंड है, जब प्रोफेज आएगा तो वो ओपन होना शुरू होगा, तो अभी तक तो इंटरवेंड ही होंगे। फिर लिखा है स्टेटमेंट 2 में इंटरफेज इज द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ये बात बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि इंटरफेज आपके पास जो प्रोफेज 1 तो आपके पास मियोसिस 1 में आ गया और इंटरफेज आपके पास जो कि ग्रोथ होती है वो वाला फेज है, हालांकि इसका कनेक्शन ही नहीं है। गलत हो गया आपके पास, पहला सही दूसरा गलत। आंसर 193 का सेकंड। आगे साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट डैश लोकेशन वेयर सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस occurs in humans। तो बताओ वो कितनी जगहें हैं, जिसे हम कहते हैं 2.4 मिलियंस जगहें ऐसी हैं जहां पर सिंगल बेस का डिफरेंस है। इसी को हम स्निप्स कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। हाँ, आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म है ना, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। आगे डैश ऑल्सो credited for developing method for determination of amino acid sequence in protein। ये बात है फ्रेडरिक सेंगर की, और फ्रेडरिक सेंगर ने आपके पास सीक्वेंस एनोटेशन में हेल्प करी थी, याद आया कि नहीं?
तो ये वाली बात किसके लिए सही है? बैटसन के लिए नहीं, एच.एस. कॉजन के लिए नहीं, मेसेल्सन एंड स्टार के लिए नहीं, फ्रेडरिक सेंगल, जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये लाइन एज इट इज लिखी है। आगे आपके पास लिखा था राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट, ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम ही, 80 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। कितनी प्रोटीन? 18 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं ना। तो आपको यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? 18 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन सही है, 180 नहीं 18, ये वाली बात। सेकेंड 197, देखिए लिखा एल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन विच ईयर। यही हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है, अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। ये काम कब किया? हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 1952 में हुआ। किस में हुआ? 1952 में आंसर आएगा। 1928 में क्या हुआ था? क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल की बात की जाती। और फिर अगर मैं आपसे यहीं पर बात करूं 1933 से 44 तक किसका टाइम था? 1933 से एवरी, मैक्लियोइड और मैकार्टी का काम था। 1958 में आपके पास मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है, समझ पाए? आगे चलते हैं। 98 लिखा हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, मोनोकॉटिलिडन आपके पास एंजियोस्पर्म में होंगे, डाइकॉट भी आपके पास एंजियोस्पर्म में होंगे, पाइनस चूंकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेड्रस चूंकि जिम्नोस्पर्म में पॉलिन बनेगा। आंसर आपके पास थर्ड बनेगा, क्योंकि पाइनस जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। आगे 199, अगर किसी न्यूरॉन में 1 हो एक्सॉन और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या कहेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक्सॉन होता है, बाईपोलर में 1 डेंड्राइट और 1 एक्सॉन होता है, और आपके पास मल्टीपोलर न्यूरॉन जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होंगे। ये रेटिना ऑफ आई में होगा। कहाँ होगा बेटा? रेटिना ऑफ आई में। आपके पास ये यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाए जाएंगे। और ये कहाँ होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। ओके, आंसर आपके पास थर्ड हो गया। और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। डेस फाउंड द प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। तो बताइए कि ए प्लॉट को लेकर उन्होंने स्पीसीज डाइवर्सिटी के बेस पर प्रोडक्टिविटी को कहा था कि ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आता है। ये साइंटिस्ट कौन है? इन साइंटिस्ट का नाम है डेविड टिलमैन। इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? डेविड टिलमैन। पॉल एरलिच ने क्या कहा? पॉल एरलिच ने दी थी रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, है ना। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दी थी आपको पॉल एरलिच ने। एडवर्ड विल्सन ने क्या कहा था? एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था। और आपके पास कॉर्नल्स का एक्सपेरिमेंट है, जो कि कॉर्नल्स का एक्सपेरिमेंट फील्ड एलिगेंट एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, जो कि प्रेडेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर तो आपके पास फर्स्ट हुआ है। ये आपके पास था FST 60 और आपका FST 60 हो गया है बेटा। सिर्फ आपके 4 टेस्ट बचे हुए हैं, 61, 62, 63, 64। मतलब लगातार 3 तारीख तक आपके पास टेस्ट हैं और फिर 5 तारीख को आपका फाइनल टेस्ट है, जो कि आपका नीट है 2024, है ना। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा बहुत डिप्रेशन एंजाइटी होगा, आप वो नॉर्मल है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो आएगा ही, है ना। बस अपने काम में लगे रहिए, इधर उधर मन मत भटकने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।